Good morning, dear students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, मलोट। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स 2 डी फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर अभी चल रहा है प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर, उसका ये आज तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कि केयर रिक्वायर्ड इन डिस्पेंसिंग प्रेस्क्रिप्शन, सोर्स ऑफ एरर इन प्रेस्क्रिप्शन, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड इन डिस्पेंसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केयर रिक्वायर्ड इन डिस्पेंसिंग प्रेस्क्रिप्शन, मतलब कि जब भी आपके पास कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलती है एज ए फार्मासिस्ट, आप उसको रिसीव कर रहे हो, तो आपने कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है। फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन शुड बी टेकन वाइल डिस्पेंसिंग ए प्रिस्क्रिप्शन। ऑलवेज कीप द प्रिस्क्रिप्शन बिफोर यू। टेक द प्रिस्क्रिप्शन विद यू वाइल टेकिंग आउट द मेडिसिन फ्रॉम द शेल्फ। It will serve as a constant reminder of the name and strength of the preparation and help to avoid mistakes। जब भी आपको प्रेस्क्रिप्शन मिले तो इस बात का ख्याल रखें कि वो आपके सामने हो, ताकि आपको पता चले कि आपने कौन सी मेडिसिन तैयार करनी है। एक टाइम पे एक ही प्रेस्क्रिप्शन अपने पास रखिए, अपने सामने रखिए, ताकि दो प्रेस्क्रिप्शन आप कंफ्यूज ना हो जाए, ताकि गलत मेडिसिन आप ना बना पाएँ। सेकंड, ऑलवेज चेक द डिस्पेंसिंग बैलेंस बिफोर वेइंग द इंग्रेडिएंट विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग। हमेशा अपने डिस्पेंसिंग बैलेंस को साफ़ रखें, इसको चेक करें कि वो एक्यूरेट वेट दे रहा है, उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। रिप्लेस कंटेनर ऑफ स्टॉक प्रिपरेशन एंड ड्रग इन द प्रॉपर पोजीशन आफ्टर यूज़। जहाँ से आपने कोई भी मटेरियल उठाया है, चाहे बैलेंस उठाया है, चाहे कोई भी वेइंग मटेरियल जहाँ से उठाया है, उसको यूज़ करने के बाद आप उसको वहीं पे उसकी जगह पे रख दें, कहीं और जगह पे ना रखें, ताकि बाद में आपको ढूंढने में कोई परेशानी हो। कीप द लेबल इन अपर पोजीशन ड्यूरिंग वेइंग सॉलिड इंग्रेडिएंट्स, स्पेशली द पोटेंट ड्रग्स सच एज मॉर्फिन, हाइड्रोक्लोराइड, टू सर्व एज ए कॉन्स्टेंट रिमाइंडर दैट अ करेक्ट ड्रग इज़ बीइंग यूज्ड। उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, ताकि आप सही मेडिसिन उसमें से निकालें, आपको मेडिसिन को डिटेक्ट करने में कोई परेशानी ना हो। केयर शुड बी टेकन टू कीप द डिस्पेंसिंग बैलेंस क्लीन। आपके जो डिस्पेंसिंग बैलेंस है वो क्लीन होना चाहिए, उस पर ऊपर कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका वेट जो है मेडिसिन का वो एक्यूरेट आए। Medicine which are used externally such as lotion, liniments, paints, etc. should be supplied in vertical fluted or ribbed bottle in order to distinguish it by touch. They must be labeled in red or against a red background। जो भी आप प्रेपरेशन बना रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोशंस बना रहे हो, कोई लिनीमेंट्स बना रहे हो, या कोई पेंट या कोई लिक्विड सिरप बना रहे हो, तो उसको बनाने के बाद जब भी आप उसको कंटेनर में शिफ्ट कर रहे हो, तो उस कंटेनर का जो लेबल होना चाहिए वो रेड कलर की बैकग्राउंड वाला होना चाहिए, ताकि उसको देखते ही पता चल जाए कि इसमें जो भी मेडिकामेंट है वो लिक्विड डोसेज फॉर्म में है। फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। बिफोर हैंडलिंग ओवर द मेडिसिन to the patient, again check that the correct preparation in the correct preparation has supplied and correct direction has been stated on the label। जैसे 7th पॉइंट द्वारा डिस्कस करते हैं कि एक तो आपने जो भी लेबल लगाना है फॉर लिक्विड प्रिपरेशन के लिए, तो और उसके ऊपर लिखना भी है कि ये चीज़ फॉर एक्सटर्नल यूज़ है। ये चीज़ मस्ट होनी चाहिए लेबल के ऊपर फॉर लिक्विड प्रिपरेशन के लिए। सारी पैकिंग करने के बाद एक बार आपने फिर से उसको चेक कर लेना है कि आपने करेक्ट मेडिसिन डाली है, करेक्ट लेबलिंग की है, और उसके बाद पेशेंट को हैंड ओवर कर देनी है। पेशेंट को समझा देना है कि ये आप मेडिसिन आपने इस तरीके से यूज़ करनी है,
इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एरर इन प्रेस्क्रिप्शन। जब भी आपको कोई भी प्रेस्क्रिप्शन मिलती है तो उसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, कौन कौन सी परेशानी होती है, कौन कौन सी कठिनाई होती है जो आप फेस कर सकते हो, ये टॉपिक उसके बारे में है। फर्स्ट वन इज़ एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का जैसे मैंने लास्ट आपको बताया था कि जो शॉर्टकट होते हैं, जो शॉर्ट टर्म्स होती हैं टाइम को बचाने के लिए, जैसे कोई टैबलेट होगी, टैबलेट को शॉर्ट में TAB लिख देते हैं, कैप्सूल को CAP देते हैं, इंजेक्शन को ING लिख देते हैं। तो एब्रीविएशन उसमें क्या क्या एरर्स आ सकते हैं। एब्रीविएशन प्रेजेंट ए प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर। एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन बाय ए फार्मासिस्ट in interpreting the abbreviation. Pharmacist should not guess at the meaning of the ambiguous abbreviation. For example, to dispense acromycin for acro may cause difficulty when the intention of the prescriber to dispense acrostatin. मान के चलिए कि जैसे आपको पता चल गया कि एब्रीविएशन की शॉर्ट टर्म है, किसी भी मेडिसिन को या शॉर्ट टर्म होता है, तो इसमें भी सोर्स ऑफ एरर का एक पार्ट है कि जब भी आप इसको पढ़ो तो अगर आपको इसमें स्किल आपके अच्छे हैं, आपको पता है कि ये मेडिसिन का शॉर्ट पार्ट इस एक्चुअल मेडिसिन का है, तो आप मेडिसिन ठीक से प्रेस्क्राइब कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, जैसे मान के चलिए कि एक्रोमाइसिन भी आती है और एक्रोस्टैटिन भी आती है। अगर डॉक्टर ने एक्रो लिख दिया तो अगर डॉक्टर ने एक्रो लिखा है और उसने एक्रोस्टैटिन देनी है, अगर आपने एक्रोस्टैटिन की जगह पे एक्रोमाइसिन दे दी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये एक सोर्स ऑफ एरर है जो इन प्रेस्क्रिप्शन में अक्सर देखने को आता है। तो इस बात में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, डॉक्टर से सलाह ले लेनी है कि एक्चुअल में उन्होंने जो शॉर्ट टर्म लिखी है वो कौन सी मेडिसिन की लिखी हुई है। सेकंड, नेम ऑफ ड्रग। देयर आर सर्टेन ड्रग्स हुज नेम लुक एंड साउंड लाइक दोज ऑफ अदर ड्रग्स। सम ऑफ एग्जाम्पल्स आर एज अंडर। बहुत सारी मेडिसिन हैं, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी आती हैं जिनके नाम बहुत सिमिलर होते हैं, तो वहाँ पे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे डिजॉक्सिन हो गया और डिजिटॉक्सिन हो गया, प्रीडेनिसोन हो गया, प्रीडेनिसोलोन हो गया, इंडोसिन हो गया, लिनकोकेन हो गया। तो ये बहुत सारी मेडिसिन है जिनके नाम और प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, बट इनके जो मेडिकेटेड इफ़ेक्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये भी एक सोर्स ऑफ एरर है कि कई बार स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है या समझने में मिस्टेक हो जाती है। तो इसमें ये एक एरर है जिसको आपने कवर अप करना है। थर्ड वन इज़ स्ट्रेंथ ऑफ प्रेपरेशन। The strength of preparation should be stated by the prescriber. It is essential when various strength of products are available in the market. For example, it will be a wrong decision on the part of a pharmacist to dispense paracetamol tablet 500 mg when prescription for paracetamol tablet is received with no specific strength. कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर पर्ची में पैरासीटामोल लिख देते हैं कि पेशेंट को पैरासीटामोल देनी है। वो पैरासीटामोल तो लिख देते हैं बट उसकी स्ट्रेंथ नहीं लिखते कि उसको डोज देनी कितनी है, 500 mg वाली देनी है, 100 mg वाली देनी है, 50 वाली देनी है, जो भी। उस केस में ये एक सोर्स ऑफ एरर है। तो ये मेजर सीरियस कॉज हो सकता है। अगर वही मेडिसिन आपने किसी बच्चे को देनी हो तो उसको हायर डोज हम नहीं दे सकते। तो जब भी पर्ची आए तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि डोज के साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी, मेडिकामेंट के साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी लिखी होनी चाहिए। फोर्थ वन इज़ डोसेज फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रेस्क्राइब्ड। मैनी मेडिसिन्स आर अवेलेबल इन मोर देन वन डोसेज फॉर्म, लिक्विड, टैबलेट, कैप्सूल एंड सुपोजिटरीज। द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिटन ऑन द प्रेस्क्रिप्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड एम्बिग्विटी। बहुत सारी मेडिकामेंट्स जो होती हैं, जैसे पैरासीटामोल की ही बात ला लो या कोई दर्द वाली दवाई की बात लो, तो उसी दवाई की हमें कैप्सूल भी मिल जाते हैं, उसी दवाई के हमें टैबलेट्स भी मिल जाती हैं, लिक्विड्स भी मिल जाते हैं, और पेन किलर में जैसे स्प्रे वगैरह होते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो
इस चीज़ का भी डॉक्टर्स को ध्यान में होना चाहिए और आपको भी ध्यान में होना चाहिए कि डॉक्टर ने जो भी पर्ची में लिखा है उसकी सही डोसेज फॉर्म लिखी है कि उसका मेडिकामेंट का हमको लिक्विड डिस्पेंस करना है या टैबलेट देनी है या कैप्सूल देने हैं या इंजेक्शन देना है, क्या देना है। अगर ये चीज़ उस प्रेस्क्रिप्शन में मिसिंग है तो ये सोर्स ऑफ एरर का एक पार्ट है। फिफ्थ, डोज। Unusually high or low dose should be discussed with the prescriber. Pediatric dose may present a problem, so pharmacists should consult pediatric pathology to avoid any error. Sometimes a reasonable dose is administered too frequently. For example, prescription for sustained release formulation to be administered after very 4 hours would be thoroughly checked because such dosage forms are usually administered only 2 or 3 टाइम्स ए डे। तो डोज़ का मतलब क्या है कि उसकी क्वांटिटी कितनी देनी है पेशेंट को। जैसे कि मान लो बच्चे के लिए है तो डॉक्टर ने अगर उसकी क्वांटिटी मेंशन नहीं की तो ये सीरियस कॉज हो सकता है, बच्चे की सेहत ख़राब हो सकती है अगर आपने उसको उसकी कम डोज़ की बजाय उसको हायर डोज़ दे दी। तो डोज़ का होना भी ज़रूरी है प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर। अगर प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर डोज मेंशन नहीं है तो ये एक सोर्स ऑफ एरर का एक कारण है। सिक्स्थ, इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट। पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होनी चाहिए। द इंस्ट्रक्शंस फॉर द पेशेंट विच आर गिवन इन द प्रेस्क्रिप्शन आर इनकम्प्लीट और ओमिटेड। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन ही नहीं लिखी होती कि उस पेशेंट ने उसको यूज़ कैसे करना है, खाना कैसे है, किस चीज़ के खाना है, खाने से नाश्ते से पहले खानी है या नाश्ते के बाद खानी है या सोने से पहले खानी है या सोने के बाद खानी है। जो इंस्ट्रक्शंस भी प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो ये सोर्स ऑफ एक एरर है। सेवंथ इज़ इनकम्पैटिबिलिटीज़। It is essential to check that there are no pharmaceutical or therapeutical incompatibilities in a prescribed preparation and that different medicine prescribed for same patient do not interact with each other. कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको अपनी पूरी बीमारी के बारे में नहीं बताते हैं, जहाँ जो उनको करंट बीमारी होती है उसके बारे में ही वो डॉक्टर से शेयर करते हैं, अपनी पुरानी बीमारी के बारे में कोई शेयर नहीं करता है। तो उस केस में डॉक्टर जो है जो उनको वही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। तो अगर पेशेंट वो मेडिसिन खा लेता है और उसको उस चीज़ से एलर्जी है या कोई और मेडिसिन भी खा लेता है तो इससे क्या है, ड्रग का आपस में इंट्रैक्शन हो जाता है। कभी कभी तो रिज़ल्ट ज़्यादा आता है, कभी कभी 2 मेडिसिन का रिज़ल्ट आने से वो एक दूसरे के एक्शन को काट देती हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक इनकम्पैटिबिलिटीज़ है जो और एक सोर्स ऑफ एरर भी है। नेक्स्ट, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड इन डिस्पेंसिंग। तो जब भी आप कोई भी मेडिसिन बना रहे हो, उसको वेट कर रहे हो, तो उसकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशंस के आगे 2 मेथड होते हैं। टू हैव ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस विच आर involved in dispensing, it is desirable that the pharmacist should have a thorough knowledge regarding weight and measures which are used in calculation. तो फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन बनानी है, जो भी उसका कितना वेट होना चाहिए। अगर उसके पास वो बल्क में है तो उसको कैलकुलेशन के हिसाब से बच्चे के लिए कितनी बनानी चाहिए, अडल्ट पेशेंट के लिए कितनी बनानी चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए कितनी बनानी चाहिए, कोई बुज़ुर्ग है उसके लिए कितनी बनानी चाहिए। तो ये कैलकुलेशंस और वेट के बारे में नॉलेज, वेइंग मटेरियल के बारे में नॉलेज, उसके इक्विपमेंट्स के बारे में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। फर्स्ट वन इज़ इम्पीरियल सिस्टम, सेकेंड वन इज़ मैट्रिक सिस्टम। तो इम्पीरियल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ एन ओल्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। ये एक पुराना सिस्टम है वेट को मेजर करने का, वेट को मापने का वाला। मेजरमेंट ऑफ वेट इन इम्पीरियल सिस्टम। वेट इज़ ए मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी
एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स मास। जो बॉडी का वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मास की। यहाँ एग्जांपल है, द इंपीरियल सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ एबोर्डोपियस सिस्टम एंड सेकंड इज़ एपोथीकेरियस सिस्टम। तो इसमें एग्जांपल दी गई है, जैसे कि 1 LB जो है वो इज इक्वल टू होता है 16 OZ के। 1 LB इज इक्वल टू 7000 ग्रेन्स के बराबर होता है, और 20 ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 स्क्रूपल, 60 ग्रेन इज इक्वल टू 1 ड्रेचम। तो ये टर्म्स आपको याद करनी है कि कौन सा मतलब जो वेट है वो इंपीरियल सिस्टम के अकॉर्डिंग उसके क्या यूनिट्स होते हैं। द मेट्रिक सिस्टम इज़ यूज्ड इन द इंडियन फार्माकोपिया फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट एंड द कैपेसिटी। ये जो मेट्रिक सिस्टम है जो हमारे इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। द मेट्रिक सिस्टम इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 1964 इन फार्मेसी प्रोफेशन। जो हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में 1 अप्रैल 1964 में ये लागू हुआ था कि इस मेथड के अकॉर्डिंग हम अपने वेट को मेजरमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 किलोग्राम है जिसको हम केजी में डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 100 ग्राम होता है, ग्राम मतलब जी। 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम। 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम। तो ये मेजरमेंट है। कन्वर्ज़न टेबल, जैसे अगर हम इसको टेबल में कन्वर्ज़न करें तो अगर इसमें वेट मेजर करें तो 1 किलोग्राम में 2.2 LB जो पाउंड होते हैं वो 2.2 LB होते हैं। इसी तरह अगर कन्वर्ज़न टेबल फॉर डोमेस्टिक मेजर करें तो एक ड्रॉप में 0.06 ml होते हैं। ये मैट्रिक सिस्टम है। अगर इसको इंपीरियल सिस्टम में बात करें तो 1 टीस्पूनफुल में 4 ml होता है, और इंपीरियल सिस्टम में 1 फ्लूइड ड्रेचम। 1 डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml, 1 टेबल स्पूनफुल में 15 ml। तो ये है ये आपको टर्म से जो है याद करनी है। जितना आपको इसको याद रखेंगे, जितना आप इनसे फैमिलियर बनाएंगे, अपना रिश्ता फैमिलियर बनाएंगे, तो ये आपके लिए एज ए फार्मासिस्ट आपकी स्किल के लिए उतना ही अच्छा है, आपकी नॉलेज को उतना ही इम्प्रूव करेगा। तो नेक्स्ट ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ ग्लिसरीन। द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज़ 1.25 ग्राम पर ml। अगर आपने कैलकुलेट करनी है ग्लिसरीन जो 2 किलो है उसकी डेंसिटी इतनी है, तो आप कैसे करोगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट अपॉन डेंसिटी, ये फार्मूला आपने लगाना है। तो इस अकॉर्डिंग, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप उनको कैलकुलेट कर सकते हो। अल्कोहल डिल्यूशन, द dilute alcohol are made from 95% alcohol which contain 95 parts by volume of ethyl alcohol and 5 parts volume of water। अगर हमारे पास 95% अल्कोहल है तो उसमें 95 जो है वो इथाइल अल्कोहल होगा और 5% जो है वो वाटर होगा। When alcohol get mixed with water the following changes takes place। जब भी हम अल्कोहल को पानी में मिक्स करते हैं तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं? देयर इज राइज इन टेम्परेचर, जो उसका टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, थोड़ा सा गर्म हमको फील होता है। देयर इज़ कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाना शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लेक्चर देखते रहें, सुनते रहें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।